सब्सक्राइब कीजिए लर्न फिट दर्शना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के लिए कृतिका पुस्तक का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, इस पाठ का हम अर्थपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, ठीक है, जिन्होंने इस पाठ में अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का मार्मिक चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो इस पाठ के माध्यम से हम वही पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो के 2 भाग रहेंगे। पहला भाग में मेरे संग की औरतें, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। और दूसरे भाग में प्रश्न उत्तर की वीडियो मैं लेकर आऊंगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपके कृतिका के जो भी पाठ हैं उसकी सभी वीडियोज आपको इस चैनल पर जरूर मिलेंगी। इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा रचित इस पाठ का अर्थपूर्ण अध्ययन करना। देखो, इस पाठ में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पाठ में लेखिका क्या कहना चाहती है। इस पाठ की रचना करने का लेखिका का यही उद्देश्य रहा है, यही तात्पर्य रहा है कि ना कि पुरुष जाति ही ऐसी थी जिसको कि आज़ादी अच्छी लगती थी। स्त्री जाति के मन में भी इतना ही भाव था कि हमें भी आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि पाठ का टाइटल दिया है, टॉपिक क्या है, मेरे संग की औरतें। इस पाठ में लेखिका ने उनके साथ की जो भी औरतें थी, उनकी नानी थी, दादी थी, सासू माँ थी, माता जी थी, उनकी उन सब के बारे में, उनकी बहनें थी, उन सब के बारे में इस पाठ में हमें वर्णन सुनने को मिलेगा, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सबका चित्रण किया है कि उनके आसपास की औरतें क्या थी और उनकी भावनाएं भी क्या रही होंगी, ठीक है। तो आइए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। देखिए, लेखिका कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही नहीं सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी थी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। असली मर्म होता है अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री मतलब वकालत सीखने के लिए दूसरे देश में चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन और उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नानी जैसी थी वैसी ही रही। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया कि उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ठीक है, वो जैसी थी वैसी ही रही। फिर आगे है, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय की नानी बीमार हो गई थी, तो उनको लगा कि जल्दी ही वो चली जाएगी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर उठी। मुंह जोर मतलब बहुत बोलने वाली, ठीक है। नाना ने उनसे कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनकी दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारीलाल शर्मा से मिलना चाहती है। पर सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। मतलब बीबी ने कहा वैसा ही किया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। किससे कहा? प्यारेलाल से, जो उनके पति के दोस्त थे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी
साहबदारों के फरमाबरदार से हो। साहब का अर्थ यहाँ पर अंग्रेज है कि अंग्रेजों के शासन में नौकरी करने वाले अंग्रेजों के गुलाम। फरमाबरदार होता है आज्ञाकारी की, जो अंग्रेजों की सुनता हो, कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा कि जैसे आप हैं आजादी के सिपाही वैसे ही मेरे बेटे के पति होने चाहिए। इस बात से बच्चों क्या पता चलता है हमें? यह पता चलता है कि लेखिका की माँ की शादी के लिए उसकी नानी नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों के किसी भी प्रशंसक से उनकी शादी हो, कि आजादी का जुनून होना चाहिए, ऐसे इंसान से उनकी शादी होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय नानी के मन में भी आजादी के लिए लालसा थी। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। ठीक है, तो आगे है अगला पृष्ठ देखिए कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हो गई। लेखिका बता रही है उनकी माँ की शादी हो गई एक पढ़े लिखे इंसान से, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, जो आज़ादी के लिए ललकारते थे ना कि आज़ादी चाहिए, उनको ही दंड दे देते थे, कभी जेल में डाल देते थे। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी होता पूर्वजों से चलती आ रही इनकम, आय। माँ बेचारी अपने माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका जाती थी, मतलब कमर को बहुत भारी लगती थी। वो उनका भार जो है वो नहीं संभाला जाता था। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। क्योंकि दिन महिला को शादी के बाद साड़ी डालनी पड़ती है, तो लेखिका की माँ को नहीं आती थी, तो रात में वो अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छिके पर टांग दी। यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग हुआ। कहने का अभिप्राय सिर्फ सजने संवरने की चीज जिसको प्रयोग में ज्यादा ना लाया जाए। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छिके पर से उतारने की पेशकश भी नहीं की। किसी ने ज्यादा काम के लिए लेखिका को की माँ को बोला भी नहीं। कोई उनको काम के लिए बोलता ही नहीं था। क्यों नहीं की, इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। मतलब उनके मायके वाले कैसे थे? उनका पिता जो है, माता का पिता मतलब लेखिका का नाना जी जो है, वो अंग्रेजों का क्या था? साहब था। मतलब अंग्रेजी शासन में उसका हाथ था। तो उसके ससुराल वाले डरते थे कि अरे अंग्रेजी शासन में है तो पता नहीं क्या कर देगा। तो कहने का अभिप्राय इसलिए वो डरते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे रंग डंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। कौन? उनके नाना जी लेखिका के। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली हो, शोहरत सिर करता फरे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। कि चाहे लड़का कुछ भी करता हो पर साहबी ससुर का ही दबदबा था। ऐसे सब डरते थे कि अरे लेखिका के नाना जी वो हैं, क्या है? साहब हैं, अंग्रेजों के शासन में उसका हाथ है, इसलिए थोड़ा दबदबा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनकी सिरफरे लड़कियों को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई प्रियकथा होती कि अंग्रेजों की तरफदारी करने वाले इंसान ने एक आजादी का ख्याल रखने वाले इंसान को अपनी लड़की सौंप दी थी। ठीक है, तो ये एक रोमांचक कहानी थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलसेम को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। कि सबको लगता था कि ये जादुई है। उनका शरीर भी ऐसे बना हुआ था।
उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, वो इतनी कोमल नजर आती थी। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार काम चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, लेखिका कह रही है ये बात, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। मतलब काम करने के लिए बैल है, हाथी तो सजने संवरने अच्छे ढंग से रखने के लिए होते हैं। ठीक है, उनसे हल नहीं जुतवाया जाता हाथी से। तो ये भी कहावत बोल रही है कि उसकी माता से हम काम नहीं करवाएंगे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ठीक है, कि काम करने के लिए तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी ऐसा काम करते थे। ठीक है, कि बच्चों पर प्यार बरसाते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, आजादी का जुनून उनको बहुत ज्यादा था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ कैसे क्या करती है बच्चों? भारतीय माँ लाड़ प्यार करती है, दुलार करती है और बोलती है बेटा ये खा लो बेटी ये खा लो, ऐसे पहन लो। तो वैसी नहीं थी लेखिका की माँ। न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। मतलब रुचि नहीं थी ऐसे कामों में। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता रहता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे कि कोई उसको कुछ नहीं बोलता था। लेखिका की माँ को उनमें इस सब की इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? क्योंकि एक पत्नी के माँ के बहुत कर्तव्य होते हैं परिवार में, पर ऐसा लेखिका की माँ नहीं करती थी, उनका फर्ज नहीं निभाती थी। फिर क्या कारण हो सकता है? सहाबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। सहाबी खानदान था उनका, उनके नाना तो क्या थे, साहब थे, तो वो तो खानदान था ही, वो भी हो सकता है। फिर दो कारण और थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, ये भी एक कारण था। फिर पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन को दूसरी के नाम क्यों न हो। ठीक है, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, क्योंकि वह बीमार होती थी। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, क्योंकि लेखिका जो है वो 5 बहनें थी और उसका एक भाई था। सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। ठीक है, अपनी प्राइवेसी खुद बनाओ। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। ठीक है, एक परदादी भी थी लेखिका की। बड़ी मजेदार बात है ये। जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, कि लाइन से बाहर वो चलती थी, लीक से हटकर काम करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, खुदा के हुक्म से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। मतलब साधारण तरीके से जीवन जीती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। कौन? लेखिका की माता। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला लड़की हो। ठीक है, पतोहू मतलब पुत्रवधू, उनकी पुत्रवधू। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं मिला। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के लिए सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले हो गए, क्योंकि सब बोलते हैं कि अरे मुझे पोता चाहिए, लड़का चाहिए, पर वो बोल रही है मुझे पोती चाहिए, लड़की चाहिए।
उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने नहीं मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, कि कभी क्या होता है परिवार में कन्या नहीं होती तो भी ऐसे लगता है कि अरे कन्या हो जाए, पर ऐसा भी नहीं था। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी ही नहीं दादाजी की भी 2 बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि दस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही कि कंटिन्यू हो जाती और ऐसा ही दोहराती रही। पूरा नकूड़ गांव जानता था। देखो यहाँ से पता चल रहा है बच्चों, गांव का नाम क्या था? नकूड़। लेखिका के गांव का नाम क्या था? नकूड़। माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ था, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। ठीक है, कि उनकी परदादी देखो खुले विचारों की थी, वो सोचती कि मुझे पोती ही होएगी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं की कंटिन्यू 5 कन्याएं हुई, एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कि लेखिका की 5 बहनें थी। भगवान तो क्या, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। ठीक है, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। शादी थी, औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। कि देखो शादी में बारात चली जाती है शादी करने के लिए, तो पीछे से औरतें एक प्रोग्राम करती है, उसको बोलते हैं रत जगह। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया, किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, ठीक है, कि जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी, क्योंकि शोर हो रहा था। बुढ़िया सोची कि दूसरे कमरे में जाकर सो देती हुए, परदाती की बात हो रही है। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था कि अरे आज तो ये चोरना है, आज ये चुराना है। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बड़ी बूढ़ी पुरखिन मतलब पूर्वज जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चलता आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। वो बोलता है कि मैं हूं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। मतलब जो कपड़ा मुंह पे बांधे रखा था उसके बारे में वो बोल रही है। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा वह चोर। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। ठीक है, टेंशन में आ गया था तो उसको सच बोल गया वो। फिर बोलता है, हुआ क्या करें? माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। कि लोटे के मुंह पर कपड़ा रखा था इसलिए वो बोल रही थी, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर बोलता है, कहाँ न रगड़कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि अरे यहाँ पर तो भगवान भी है, कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था कि ये तो चोर है। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा, क्योंकि लेखिका ने भी देखा था उनके घर पे ही वो रहता था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन 2 सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी, एक दादी और एक परदादी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना में नहीं उपजी,
दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही कि देश को आज़ादी भी चाहिए। ये नानी के बारे में बताया गया है। ठीक है कि बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, मजा आ रहा है पढ़कर। अब आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका अपने बारे में बता रही है। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत देने की इजाज़त नहीं दी, कि जश्न में नहीं शामिल हुई। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी को बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे। चुप्पी साध गई। मैं बस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? उसी प्रकार वो रो रही थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था ना नहीं जाना, तो वो भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है। तंग आकर पिताजी ने ब्रदर्स काराम जो उपन्यास पकड़ा दिया कि ये पढ़ लो। किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब प्राणी पलायन कर चुके थे, जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने से उसमें मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं, क्योंकि इतना अच्छा इंटरेस्ट आने लगा था लेखिका को। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया कि क्या मतलब था। पापा जी ने मुझे उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन। मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश हैं, वैसे ही उनके हृदय में वो छाप छोड़ता रहा। आगे है, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कई बार क्या होता है, समाज में लड़कियों को हीन समझा जाता है। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही कि ऐसा नहीं, हम स्त्री को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, उस लीक पर चली हो। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजूल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजूल। लेखिका अवतार हुआ कि उनकी परदादी ने मन्नत मांगी थी ना मुझे पोती हो, तो वह लेखिका की बड़ी बहन थी। उनका घर का अलग नाम था और बाहर का अलग। होता ही है बच्चों का, घर का अलग और बाहर का अलग, तो वैसा ही था। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। ये प्रश्न आ सकता है बच्चों कि लेखिका का घर का नाम क्या था? उमा। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था कि शादी के बाद नाम नहीं बदलता, पहले जमाने में बदला जाता था बच्चों। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी ये नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा तो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं, क्योंकि 5 बेटियों से भी हर बेटी के 2-2 नाम रखे हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है
वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, वो मजाक में बोलती है। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसी। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। राजीव, उनका लेखिका का भाई जो है, वो भी हिंदी में लिखता है। ठीक है, आगे क्या है, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान जो है वो हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा था, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी के मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था कि हम तो अपने आप जाएंगे, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिंग करने की लाचारी का भी। ठीक है, माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु का पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा, ठीक है, पसीने में हुई आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। ठीक है, ऐसी थी उसकी बहन। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, फिर पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, क्योंकि बोलते हैं ना लड़की ने क्या किया है, बीए किया है, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है कि माँ बाप क्या कहते हैं, कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा भी, बच्चे बोलते क्यों करूं ये काम, उन्होंने बोला क्योंकि मैं कह रही हूं करना पड़ेगा। ऐसे रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसने सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है क्योंकि सच बोलती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ऐसे ऐसे वो जोक सुनाती है तो हंसते हैं सब। ठीक है, सबको हंसी आती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए इत्मीनान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों से के ज्यादा आते। शागिर्दों मतलब उसके इर्द गिर्द जो थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। बड़ा मजेदार तथ्य है, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए कि ये सोचती है वो करके रहती है। हमने सबसे छोटी बहन अजला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और ढंग से पढ़ाई की। पास भी हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं, मतलब ज्यादा मन नहीं लगा, और मंजूल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। वो भी लेखिका बन गई।
एक बात हमने एक सी रही हम सब में, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की सब बहनों ने और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ठीक है, जैसा है वैसा है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दरबों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। जब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप के से दरख्वास्त की थी कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता, वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा किया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूल में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए कि लेखिका जो सोच लेती थी वो करती थी, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया कि मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ लेने पर भी अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। उस सब ने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल मतलब इस सवाल का मतलब क्या पता? जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी वो थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल चली। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था कि इतनी दूर चलकर आई है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहां से आ गया? कि आपको क्या मतलब? सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव रहा होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है कि जो काम हम अकेलेपन में करते हैं उसका मजा ही कुछ और है। तो बच्चों, ये पाठ था मेरे संग की औरतें की। बहुत ही अच्छा पाठ था। लेखिका ने किस प्रकार उसके इर्द गिर्द जो भी औरतें हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया है। उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई, छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र भी किया है। हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं इस पाठ की पार्ट 2 में
डालूंगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं 9th क्लास की वीडियोस। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।